अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ट्रेड की तैयारी किस तरीके से करनी है। ट्रेड बेसिकली आपके जीआईबीपी के स्टेज 3 का सब्जेक्ट है और कुछ लोगों के लिए ये जीआईबीपी का सबसे मुश्किल कोर्स है। जीआईबीपी में ऐसे दो कोर्सेज हैं जिनके एग्ज़ाम में चीज़ें जो हैं वो आपके बुक के बाहर से भी आती है। एक आपका हो गया स्टेज 2 का सब्जेक्ट लैंडिंग और दूसरा आपका हो गया स्टेज 3 का कोर्स ट्रेड। तो चलें सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बुक के अलावा क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जा सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि बुक के बाहर से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं हम स्टेट बैंक की वेबसाइट पे। ये लॉज एंड रेगुलेशन हो गए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आ जाएं। ये हमारे पास हो गया फेरा का एक्ट। ठीक है, यहाँ से अक्सर चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आपकी क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इस एक्ट को आप बेसिकली गो थ्रू कर लीजिएगा। और दूसरा हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज का मैनुअल। ठीक है, इसके आप आ जाएं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 पे। ये दोनों चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ से फेरा का एक्ट भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपकी चीज़ें आती हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि ट्रेड से रिलेटेड कोई आपके रिसेंट सर्कुलर्स आए हैं, कोई रेगुलेशन आई है या टीबीएमएल से रिलेटेड आपका कुछ आया है, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा जब भी आप जिस सेशन में भी पेपर देने जाएं। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए भी है कि रिसेंटली आपका उस वक्त जो भी आपकी रिसेंटली चीज़ें आए, कोई सर्कुलर आए हैं, कोई रेगुलेशन आपकी चेंज हुई है, तो उनसे रिलेटेड आप वो चीज़ें लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई। एक हमारी हो गई एफई मैनुअल। ठीक है, एफई मैनुअल के चैप्टर नंबर 12 और 13। एक हमारा हो गया फेरा एक्ट और एक हमारे सर्कुलर्स और रेगुलेशंस हो गए। ठीक है, ये चीज़ों को आप प्रिपेयर कर लेंगे तो बाहर की इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बुक पे कि बुक में से हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पूरी बुक में से जस्ट आपको 8 या 10 टॉपिक बता दूंगा कि भाई ये आप चीज़ें तैयारी करके चले जाएं, इंशाल्लाह पेपर में 3 या 4 टॉपिक तो आपके आ ही जाएंगे और बाकी में आप तुक्का लगा लीजिएगा, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों का पेपर भी क्लियर हो और पेपर के क्लियर होने के साथ साथ आप लोगों की लर्निंग भी हो। ठीक है, ये चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि आप जो है वो ट्रेड का पेपर क्लियर कर लें और आपको यही नहीं पता कि मोड्स ऑफ ट्रेड आपके क्या होते हैं, कि एलसी क्या होती है। हाँ, कुछ जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं आपकी, जैसे इनको टर्म्स वगैरह हैं, तो वो बंदा भूल सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो तो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंस का अगर पेपर क्लियर कर लिया और अगर आपको ये नहीं पता कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, तो एक ऑब्वियस बात है कि आपकी लर्निंग इसका मतलब ज़ीरो हुई। उस पेपर का क्लियर करने का मकसद जो है वो आपको इमीडिएट तो कैश प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से सारी चीज़ें बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, मैं इसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी चेंजेस आती रहती हैं। कभी आपके पास पेपर से बिल्कुल आ जाता है और कभी आपका बिल्कुल भी पास पेपर से नहीं आता। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती रहती हैं, ऐसे ही लोग इसको सबसे मुश्किल कोर्स नहीं कहते। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके पार्ट 1 को, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखना है कि आपकी ट्रेड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ डेफिनेशन इसकी क्या है, एक्सचेंज आपकी होनी चाहिए गुड्स की। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज की आपकी एक्सचेंज होनी चाहिए बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, इस तरह की जस्ट आपको डेफिनेशन देखनी है और आपको ट्रेड की इंपॉर्टेंस देखनी है। इंपॉर्टेंस आपकी बेसिकली क्या होगी भाई, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो आपकी इंपोर्ट करे और जो चीज़ सरप्लस में है वो आप उसको दूसरी कंट्रीज़ को बेचो ताकि उसके पास आपको पैसा मिल जाए। ठीक है,
आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें से ये हमारा डिफरेंस आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड फाइनेंस में हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक आध दो डिफरेंस इसके स्टार्ट में ही आपके बताए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। पूरी आपको चीज़ें पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका जहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है उससे रिलेटेड आपको 2-4 लाइनें ही पढ़नी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको बताया हुआ है कि बायर आपका क्या होता है, बेसिकली ये इम्पोर्टर आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके रिस्क्स बताए हुए हैं, जैसे आपका बायर जो है, जो इम्पोर्टर है, वो कोई चीज़ बाहर से मंगा रहा है तो क्या क्या रिस्क होंगे इसमें, ये सारी उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, आपका जैसे करेंसी का रिस्क हो गया, आपका पॉलिटिकल रिस्क हो गया, परफॉर्मेंस रिस्क हो गया, ये आपके बहुत सारी रिस्क हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है कि इन रिस्क को हम मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इंपोर्टर की हमने बात की, इसी तरह हम एक्सपोर्टर की भी बात करेंगे। एक्सपोर्टर क्या होता है, बेसिकली वो सेलर होता है आपका गुड्स का। ठीक है, उसके क्या क्या रिस्क होते हैं भाई, सबसे पहले बात है उसका यही होगा कि भाई पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जिस कंट्री में वो अपनी चीज़ बेच रहा है उस कंट्री के क्या हालात हैं। ठीक है, तो ये सारी इसके रिस्क हो गए। ठीक है, और ये इसके रिस्क की मिटिगेशन हो गई। ठीक है, जस्ट थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ना है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे ये मिटिगेशन के बारे में बताया हुआ है, आप जो जो ऊपर रिस्क पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको नीचे पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ ऊपर ट्रांजिट रिस्क था, आपको पता होना चाहिए ट्रांजिट रिस्क आपका क्या होता है। तो इसमें क्या आपका है, वो है मिटिगेशन के, आप इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस की कवरेज करवा दो ड्यूरिंग ट्रांजिट। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ये आपका पेपर में आता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि आप सेलर की या बायर की, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के आप रिस्क बताएं, 5 रिस्क बताएं, 6 रिस्क बताएं, तो ये चीज़ आती है, इसलिए ये आप लाजमी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके इनको टर्म्स आ गए। इनको टर्म्स पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, सही है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन की है। इनको टर्म्स आपका जो MCQs है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कभी कभी आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाती हैं इंटरमीडियरीज़। ये आपके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर इसमें से आपका सवाल बनता है कि आप 5 इंटरमीडियरी या 6 इंटरमीडियरी बताएं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इंटरमीडियरी आपकी बेसिकली जो ट्रेड की ट्रांजैक्शन होती है उसमें कौन कौन आपका इन्वॉल्व होगा। एक ऑब्वियस बात है, आपका इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपका इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आपकी बैंक इंक्लूड होगी। अब देखें, बैंक में इन्होंने काफ़ी सारी बैंक्स बताई हुई है। इशूइंग बैंक क्या होती है, एडवाइजिंग बैंक क्या होती है, कन्फर्मिंग बैंक क्या होती है, नॉमिनेटेड बैंक क्या होती है, रीइंबर्सिंग बैंक क्या होती है। मैंने LC पे एक और लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको ये सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी बैंक क्या काम करती है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल मुख्तलिफ कंपनीज़ आ गई, आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं जो इधर से उधर आपकी चीज़ें पहुँचाएंगे, आपके शिप के ओनर्स वगैरह आ जाएंगे, आपके फ्राइट फॉरवर्डर आपके आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज़ आ जाएंगी, पोर्ट की अथॉरिटीज़ आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा बेसिकली देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा से मुराद ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इनकेस आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई आप बताएं कि फ्रेट फॉरवर्डर आपका क्या होता है। ठीक है, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे पूछ लिया कि 4 इंटरमीडियरी बता दें, तो आपने फॉर एग्जांपल बता दिया इंपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर होता है, बैंक्स होती हैं, आपने फिर बता दिया फ्राइट फॉरवर्डर होता है। तो फ्राइट फॉरवर्डर बेसिकली होता क्या है, वो बेसिकली आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह हैंडल कर रहा होता है। तो बस आप इस पर 2 या 3 लाइनें लिख देंगे, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, पूरे पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट जो भी अभी मैंने चीज़ें बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से चीज़ें आपकी लाजमी आती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी थ्योरीज़ आ गई। ठीक है, ये 5 हमारी ट्रेड की थ्योरीज़ हैं, इसमें ज़्यादा आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ये थ्योरी क्या कहती है, क्या डेट है, क्या है, कुछ भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये थ्योरी आपकी क्या कहती है, ये आपकी कहती है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और कम से कम आपको इंपोर्ट करना चाहिए, और आपको जो अपनी वेल्थ है वो गोल्ड में रखनी चाहिए। बस ये थ्योरी इतना सा बस कहती है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपकी ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी हो गई, कंपैरेटिव एडवांटेज की हो गई, चौथी थ्योरी हो गई, और ये आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी हो गई। ठीक है, तो जस्ट आपको इनका पता होना चाहिए 1 या 2 लाइन में कि थ्योरी बेसिकली क्या कहती है। ठीक है,
आगे हमारे पास आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका क्या होता है, ठीक है, सिर्फ आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इनके 3 कंपोनेंट्स क्या है, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और फाइनेंशियल अकाउंट होता है। इनकी डेफिनेशन बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। बैलेंसिंग आपका एक्ट क्या होता है, ठीक है, इसकी बस एक लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपके मेथड्स क्या हैं, ये मेथड्स आपके पेपर में आ चुके हैं। नॉन मॉनेटरी मेथड जो हैं वो आपके पेपर में आ चुके हैं। आपसे पूछा है कि 3 या 4, मेरे ख्याल से कुछ इसी किस्म का था कि आपसे पूछे गए हैं कि नॉन मॉनेटरी मेथड्स आप बताएं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इस केस की, ये जो 5 हैं ये क्या है, ठीक है, जस्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सिंपल पता होगा और उसकी आपकी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये आपके 2 तरीके होते हैं, मॉनेटरी मेथड, ठीक है, और नॉन मॉनेटरी मेथड। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्यों आपके इंपोर्ट के कोटाज लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह जो होती हैं क्यों लगाई जाती हैं, ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ एक एक 2 लाइन जो ऐसे ये है, ये एक एक 2 लाइन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिएगा। तो ये एक केस स्टडी है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसी से रिलेटेड आपकी ये चीज़ें हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये केस स्टडी भी आप लोगों को आगे के लेक्चर में करवा दूँ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, सही है। और यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट 1 है ये ख़त्म होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 की बात करेंगे। देखें, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, अभी तो पूरा कोर्स बाकी है, काफ़ी सारे आपके चीज़ें बाकी हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि हो सकता है आपके पास जैसे टाइम नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आप कोशिश ये करें कि जैसे मैंने आपको जितनी चीज़ें ये बताई हैं ना, एटलीस्ट ये तो आपकी कवर हो। आपके पास यहाँ पे 7-8 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर के लिए 3 या 4 पार्ट भी आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किए ना, तो आपका पेपर इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल सकता है। लेकिन अगर आप इस किस्म का अगर करेंगे, जैसे पार्ट 1 से आपने 2 चीज़ें उठा ली, आपने पार्ट 4 से आपने 1-2 चीज़ें उठा ली, पार्ट 7 से आपने 1-2 चीज़ें मज़ीद उठा ली, तो ये होगा कि अगर इन केस पार्ट 1 से अगर आपके 3 सवालात बनते हैं तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका मोस्टली जो GIBP में है वो स्टार्टिंग चैप्टर से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जो भी आप चैप्टर कवर कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से करें। तो चलें इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पार्ट 2 को देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।